नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल में एक अद्भुत कहानी के साथ। हम सुनते हैं एक अनोखी कहानी जो विजयगढ़ के राज की है। ये कहानी विजयगढ़ के राज की है, जहाँ चंद्र के समान सुंदर चंद्रिका नाम की राजकुमारी रहती थी, जिसने देखने के लिए दूर दूर से राजकुमार और राजा आतुर रहते थे। परंतु राजकुमारी चंद्रिका को कहाँ कोई पसंद आता था। वो तो अपने आप में लीन रहती थी। राजकुमारी चंद्रिका को प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत प्यार था। एक दिन वो अपने पिता राजा ध्रुव की अनुमति लेकर कुछ सैनिकों की टुकड़ी और अपनी सहेलियों के साथ वन में विहार करने के लिए निकल पड़ी। वो प्राकृतिक का सौंदर्य देखकर मन में मोहित हो जाती हैं। कहती हैं, मानवीय जीवन कितना खूबसूरत है। हर तरह के कार्य करने और सीखने का अवसर मिलता है। वो वन विहार करते करते काफ़ी दूर चली जाती हैं। तभी वहाँ एक लकड़हारा लकड़ी काटता है, लेकिन राजकुमार के घोड़ों की आवाज़ सुनकर वो पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी राजकुमारी की सुंदरता के बारे में उसने सुना होता है। वो कहता है, आज हम राजकुमारी को देख ही लेंगे। वो पेड़ के पीछे छिपकर राजकुमारी को निहारता है। चंद्रिका को देखकर वो मन में मुग्ध हो जाता है। चंद्रिका बखान करते हुए वो कहता है, हिरनी जैसे आंखें, सूर्य जैसा तेज, चंद्रमा के समान मुख और नागिन जैसे लहराते केस। राजकुमारी छोटे छोटे जानवर और पक्षी को देखकर बहुत खुश हो रही होती हैं। अचानक उनकी नज़र उस लकड़हारे पर पड़ती है। तभी चंद्रिका कहती है, कौन है वो? कौन है वहाँ पर? सामने आओ। लेकिन वहाँ से विनय भागने लगता है, लेकिन उसकी झलक थोड़ी सी झलक दिखती है। राजकुमारी अपनी सहेलियों से पूछती, कौन था वो युवक? और बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। चंद्रिका की सहेलियां कहती हैं, जाने दीजिए ना, जो भी हो आप चलिए, महल बहुत देर हो गई है, यहाँ आए हम लोगों को। तभी चंद्रिका कहती, हाँ हाँ चलिए, पिताश्री हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सब महल पहुँच जाती हैं। राजकुमारी उस युवक के बारे में सोचने लगती हैं। कौन था युवक? कहाँ का था? क्या वो मेरे ही राज्य का था? उधर विनय की भी हालत कुछ इसी तरह थी। वो भी राजकुमारी के बारे में सोच रहा था और योजना बना रहा था कि अब की बार राजकुमारी को कैसे मिले। अगले दिन फिर राजकुमारी जंगल की सैर करने निकलती हैं। चंद्रिका की नज़र उसी युवक को ढूंढ रही होती है। तभी चंद्रिका के ऊपर एक पेड़ की डाली आकर गिरने वाली होती है। तो वो लड़का राजकुमारी की ओर दौड़कर आता है। चंद्रिका देर हो जाती है और वो बोलती है, ये तो कल वाला ही युवक है, ये हमारी तरफ क्यों दौड़कर आ रहा है? चंद्रिका के ऊपर गिरने वाली डाली को रोक लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। कुछ देर देखने के बाद चंद्रिका कहती हैं, कल हमारे राज्य में प्रोत्साहन का इनाम मिलेगा, तुम भी आ जाना, हम पिताजी से कहकर तुम्हें बड़ा इनाम दिलवाएंगे। तभी लकड़हारा विनय कहता है, ठीक है। विनय इस मौके को नहीं जाने देना चाह रहा था। वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी विनय डाली लकड़ी काटने जाता है। राजकुमारी की प्रतीक्षा करता, लेकिन राजकुमारी नहीं आई। कुछ दिन के बाद महल में घोषणा होती है कि आज दोपहर 12 बजे वीरता के लिए इनामी राशि दी जाएगी। जो इसमें भाग लेना चाहता है वो ले सकता है। इस घोषणा को सुनकर विनय को राजकुमारी की बातें याद आती हैं। खुशी से वो महल में वीरता इनाम के लिए जाने के लिए निश्चय कर लेता है। 12 बजे सब युवक जो भाग लेना चाहते हैं वो प्रजा पहुंच जाती है। सभी को बारी बारी से अपनी वीरता दिखाने का मौका मिलता है। सब लोग पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपनी वीरता प्रस्तुत करते हैं। विनय सोचता है, मैं कैसे लड़ूं? मुझे तो आता नहीं। लेकिन राजकुमारी की आंखों में अपने लिए आस दिखता है। वो उसे देखकर प्रोत्साहित हो जाता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है।
विनय अपनी पूरी हिम्मत और वीरता के साथ लड़ता है और जीत जाता है। चंद्रिका विनय चंद की वीरता से प्रभावित होकर अपने पिता की अनुमति के साथ विनय चंद को अपने अंगरक्षक घोषित करती है। ये पद पाकर विनय चंद फूले नहीं समाता। विनय ज़्यादा तो राजकुमारी चंद्रिका खुश थी। विनय को अंगरक्षक के जैसा सजाया जाता है। सभा में अंगरक्षक की शपथ समारोह का आयोजन कराया गया, जिसमें अंगरक्षक को शपथ दिलाया गया। अंगरक्षक ने भी पूरी निष्ठा के साथ शपथ ग्रहण की। चंद्रिका देख उसे मन ही मन मुस्कुरा रही थी। एक दिन राजकुमारी अपने अंगरक्षक के साथ महल से बाहर जाने की योजना बनाती हैं। पिता के आदेश से वो महल के बाहर जाने के लिए अनुमति लेती हैं, लेकिन राजा ध्रुवा कहते हैं सैनिक की एक टुकड़ी ले जाना। चंद्रिका ने कहा, नहीं पिताजी, हमारा मन नहीं है सैनिक ले जाने को। हम चाहते कि हम एक आम लड़की की तरह बाहर जाएं और आम जीवन जिएं। तभी राजा ध्रुवा कहते हैं, ठीक है मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी इच्छा। तभी चंद्रिका कहती हैं, आपकी संतुष्टि के लिए मैं अपने अंगरक्षक और अपनी सहेली रिया और टीना को ले जाना चाहती हूँ। राजा ध्रुवा ने उनकी अनुमति दे दी और बोले, मैं संतुष्ट हूँ। तभी चंद्रिका ने एक शर्त रखी पिताजी से। राजा ने कहा, कौन सी शर्त है? मैं तुम्हारी शर्त मानूं, परंतु शर्त सही होनी चाहिए। तभी चंद्रिका ने कहा, हम महल से बाहर घूमने भेष बदल कर जाएंगे। राजा ने कहा, इस शर्त के साथ महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। तब चंद्रिका बहुत जिद करने लगती हैं। उसे इसकी अनुमति मिल जाती है। अत्यंत खुशी के साथ अंगरक्षक के कक्ष में प्रवेश करती हैं। अंगरक्षक उस समय स्नान कर अपने वस्त्रों को बदल रहे होते हैं। राजकुमारी का प्रवेश देखकर वो हड़बड़ा जाता है और बोलता है, आपको देख के आना चाहिए था। आप हमारे कक्ष में हमारी बिना अनुमति के प्रवेश क्यों की? तभी राजकुमारी कहती हैं, हम यहाँ की राजकुमारी हैं। कहीं भी आने जाने के लिए हमें किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। राजकुमारी भी शर्मा रही होती, परंतु वो बाहरी से अपने आप को कठोर व्यक्त करती हैं। अंगरक्षक कहता है, आपके यहाँ आने का कारण जान सकते हैं? तभी राजकुमारी ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम वही बताने यहाँ पर आए थे। अंगरक्षक ने कहा, तो क्या आप हमें गीले अवस्था में देख भूल गई? और हंसने लगता है। राजकुमारी कहती है, आप हमारा उपहास उड़ा रहे हैं। तभी आपकी शिकायत हम पिताजी से कर देंगे। इतने में भी आपका सौंदर्य नहीं जिसे देख हम अपने होश गंवा दें। परंतु असल में हाल तो यही है, भले राजकुमारी जताना नहीं चाहती। अंगरक्षक ने कहा, ठीक है, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें अपने आने का कारण बताइए। राजकुमारी ने कहा, हमें कल भेष बदल कर महल से बाहर जाना है, ठीक है ना? तभी अंगरक्षक कहता है, जो आपकी आज्ञा। राजकुमारी इतना कहकर जैसे ही जाने के लिए मुड़ती हैं, उनका पैर कालीन से फिसल जाता है और वो अंगरक्षक की बाहों में गिर जाती हैं। अंगरक्षक के सीने में राजकुमारी की लिपस्टिक के निशान बन जाते हैं। राजकुमारी तुरंत उठती हैं और शर्म से लाल हुए वो वहाँ से भाग जाती हैं। अंगरक्षक भी अपने आप को दर्पण में निहारता है। तभी उसकी नज़र अपने ऊपर लगे लिपस्टिक के निशान पर पड़ती है। वो सोचता है कि किसका निशान है। तभी उसे उस पल को दोबारा महसूस करता है। विनय का दिल जोर से धड़कने लगता है और उसका मन प्रसन्न से भर जाता है। राजकुमारी चंद्रिका भी उधर सोचकर अपनी सांसें भी तेज करने लगती हैं और अपने आप को चादर से ढक लेती हैं। अगली सुबह सब भेष बदल कर चल पड़ते हैं। रास्ते में सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में एक झरना दिखता है, जिसे देखकर राजकुमारी का मन स्नान करने का होता है। वही अंगरक्षक से कहती है, हम अपनी सखी और रिया और टिया के साथ स्नान करने जा रहे हैं, तुम यहीं रहना। अंगरक्षक ने हाँ में सिर हिला दिया। राजकुमारी और उनकी सखी स्नान का खूब आनंद उठाती हैं। बहुत देर बीत जाने के बाद विनय की कोई ध्वनि नहीं सुनाई देती।
रिया और टिया राजकुमारी से कहती हैं, आप स्नान कीजिए, हम उसे बुला कर लाते हैं। दोनों विनय को बुलाने जाती हैं। कुछ देर बाद एक चीता राजकुमारी की ओर दौड़ पड़ता है। राजकुमारी उसे देखकर भागने लगती हैं। राजकुमारी की आवाज़ सुनकर विनय दौड़ते हुए आता है और राजकुमारी को चीते से बचा लेता है। राजकुमारी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। देखकर अंगरक्षक बहुत डर जाता है। अंगरक्षक तुम चंद्रिका को गोद में उठाते हैं और एक सही स्थान ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक विशाल वृक्ष दिखाई पड़ता है। वो वहां राजकुमारी को ले जाता है और वहां उन्हें लिटा दिया जाता है। उनके मुंह पर पानी के फुहारे डाले जाते हैं, जिससे उन्हें तुरंत होश आ जाता है। राजकुमारी होश में आते ही बोल पड़ती हैं, आज की हुए घटना का कोई भी चर्चा महल में नहीं करेगा। सब लोग बोलते हैं, जो आपकी आज्ञा हो। सब महल की ओर चल पड़ते हैं। महल पहुंचकर सब लोग विश्राम करते हैं। धीरे धीरे चंद्रिका और विनय के बीच की नज़दीकियां बढ़ती जाती हैं। दोनों में प्रेम परवान चढ़ने लगता है। दोनों छिप छिप कर एक दूसरे से मिलने लगते हैं। दोनों के बीच इतनी नज़दीकियां बढ़ गईं जिससे दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल था। ये बात अब राजा को पता चली तो बहुत क्रोधित हुए और राजकुमारी को बुलाकर बहुत डांट पड़ती है उनको। राजा कहते हैं, तुम्हें प्रेम भी हुआ तो एक मामूली सेनापति से। तुमने हमारा नाम बहुत गौरवान्वित किया है। उन्होंने टोंट करते हुए कहा। तभी राजकुमारी को एक कक्ष में बंद कर दिया जाता है। विनय को पकड़कर सेनापति के पद से बर्खास्त कर दिया जाता है और उसे कोड़े से प्रताड़ित किया जाता है। जब ये बात राजकुमारी को पता चली तो वो खुद को रोक नहीं पाती। राजा के पास चली जाती हैं और सेनापति को छोड़ने की गुहार लगाती हैं। तभी राजा कहते हैं, ठीक है, हम छोड़ देंगे। विनय को रिहा कर दिया जाता है। पूरे राज्य में दोनों की शादी की घोषणा भी कर दी जाती है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश भी होते हैं, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि ये खुशी दोनों के बीच ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। राजकुमारी को कुछ कारण बताकर कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्य को भेज दिया जाता है। महाराज सभा बुलाते हैं और उस सभा में विनय के सामने शर्त रखी जाती है कि अगर वो कन्नुज के जंगल में रात गुजार लेगा तो उसे राजकुमारी से विवाह कराया जाएगा। विनय जानता था कि वो बहुत खतरनाक जंगल है। वहाँ आदि मानव के साथ कुछ जंगली जानवर और कुछ अजीब से अदृश्य शक्तियाँ रहती हैं। लेकिन ये तो प्यार की जंग थी। विनय को तो जाना ही था। वो इस शर्त के लिए मान जाता है। वो तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ता है। उसे डर तो बहुत लगता है, लेकिन ये उसके प्यार के जीत का रास्ता था और वो अपने कदमों को मजबूत कर पहुंच जाता है। रात हो जाती। विनय को अजीब अजीब सी आवाज़ें और लोग दिखाई देते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। विनय वापस लौट कर नहीं आता। ये बात जानकर राजा बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद राजकुमारी अपने राज को वापस आती हैं, लेकिन उसे विनय नहीं मिलता। उसे पूछने पर पता चलता है कि वो महल के शाही खजाने को लेकर भाग गया है। उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके पास और कुछ चारा भी नहीं था। कुछ दिन बीत जाने के बाद राजकुमारी को सच्चाई का पता चलता है तो अपने पिताजी से बहुत बहस करती हैं और कहती हैं, मैं आपको कभी माफ़ भी नहीं करूँगी। आपने मेरे प्यार को कलंकित किया है। आपको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इतना कहकर राजकुमारी चंद्रिका अपने आप को खंजर मारकर आत्महत्या कर लेती हैं और कहती हैं, विनय, मैं तुम्हारे साथ जी नहीं सकी तो क्या हुआ, कम से कम मर सकती हूँ। इस तरह से कई वर्ष बीत जाते हैं। न विनय का पता चलता है और न राजकुमारी दुनिया छोड़कर चली जाती हैं। क्या प्रकृति को यही मंजूर था? सच्चे प्यार का यही अंत होता है? क्या उसकी प्यार की दास्तां अधूरी रह जाएगी? सुनते हैं अगले भाग में। इस तरह कई वर्ष बीत गए। किसी का कोई पता नहीं था। राजा की उम्र ढल रही थी। अपने पुत्री के वियोग में उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा था। चंद्रिका के कटु वचन कहे या विनय का दर्द महल को इस तरह से ध्वस्त हो रहा था मानो जैसे एक पल में सब गायब हो गया हो। पूरे राज्य में हिंसा की भावना उमड़ पड़ी। राजा ध्रुवा ने भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि वे इसे रोक सकें। उनकी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी।
सारा राज उन्हें चंद्रिका का दोषी मानता था। एक दिन विजयगढ़ पर खूंखारों द्वारा हमला कर दिया गया। राजा का तो स्वास्थ्य पहले ही खराब था। युद्ध के समय वो शहीद हो गए। विजयगढ़ राज ध्वस्त हो गया। लोगों की अवधारणा बन गई कि उस महल में अपने प्यार की तलाश में चंद्रिका भटक रही है और अपने प्यार का इंतजार कर रही है। बहुत साल बीत जाने के बाद अंधेरी तूफानी रात, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, मानो जैसे प्रकृति किसी का इंतजार कर रही है। अब वो घड़ी आ चुकी थी जिसका इंतजार था, वो प्यार जो पीछे छूट गया था, उनके मिलने का समय आ गया था। दिन शुक्रवार, पक्ष चंद्रिका का जन्म का छोटे से गांव में हो चुका था। वही तेज, वही मुस्कान, वही धैर्य अपना अधूरा प्रेम को पूर्ण करने आ गए। इसी तेज के कारण उनका नाम सूर्यवंशी पड़ा। सूर्यांशी विनय का एक वैम्पायर में तब्दील हो चुका था। उसके पास अजीब शक्तियों का मालिक बन चुका था। दिन बीतते गए, सूर्यांशी बड़ी होने लगी। उसे हर वक्त एक सपना आता, लेकिन सब धुंधला धुंधला दिखता। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। पंडित की भविष्यवाणी के अनुसार जब सूर्यांशी 18 साल की हो जाएगी, उसके साथ कुछ ऐसा होगा जिससे कि उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये तो प्रकृति का एक इशारा था, लेकिन सूर्यांशी इसे बिल्कुल अनजान थी। विनय के पास बहुत ही अदृश्य शक्तियां होने के कारण वो इंसानों के बीच रह सकता था और किसी को पता भी नहीं चलता। ये सोचकर विनय जंगल से बाहर निकलता और रातों रात पूरे शहर में अपना एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा करता। अगली सुबह सब चौंक जाते, ये कौन है, कहाँ से आया है। विनय से रूबरू होना चाहते थे। पुणे के बड़े बड़े प्लाट को खरीद कर वो पुणे का सबसे बड़ा रिच आदमी और सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। उधर छोटे से गांव में रह रहे सूर्यांशी अपने माता पिता को उस छोटे से गांव निकाल कर एक बड़ी और बेहतरीन दुनिया घुमाना चाहती थी, लेकिन उसको ये सब करने के लिए जॉब चाहिए था, लेकिन उसके पास जॉब नहीं थी। ये सोचकर वो बहुत परेशान थी। विनय अपनी इंडस्ट्री में सीईओ के पोस्ट के लिए एक अच्छा एजुकेटेड पर्सनल चाहता था, जिसके लिए उसने न्यूज़पेपर में आउट करवा देता है। सभी जगह एक न्यूज़ पानी की तरह फैल जाती है। खासकर विनय की इंडस्ट्री में लड़कियां जॉब करने के लिए उत्तेजित थीं। विनय की स्मार्टनेस के कारण अगली सुबह जब ये न्यूज़ सूर्यांशी को मिलती है तो ये न्यूज़ पढ़कर वो बहुत खुश होती है। सूर्यांशी ये न्यूज़ देखकर बहुत उत्साहित हो जाती है और जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। इस जॉब के लिए इसकी सीट से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं। इतने सारे अप्लाई फॉर्म को देखकर विनय को काफ़ी अच्छा लगता है। लोगों ने उसे और उसकी निकाली पोस्ट को काफ़ी पसंद करते हैं। विनय कहता है इससे कोई तो अच्छा मिल ही जाएगा। सूर्यांशी अपने माँ बाप को समझाकर जॉब के लिए शहर निकल जाती है। सभी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं। इस इंटरव्यू को विनय की जगह उसका असिस्टेंट कंटिन्यू करता है। सूर्यांशी भी पहुंच जाती, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ देखकर थोड़ी नर्वस हो जाती है कि क्या इतने लोगों में मुझको ये जॉब मिल पाएगी या नहीं। लेकिन सूर्यांशी इतनी खूबसूरत थी कि उसकी सबकी नज़र उस पर ही टिक जाती है। कुछ लोग सूर्यांशी के छोटे गांव होने के कारण उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सूर्यांशी पेशेंस के साथ चुपचाप बैठी थी। बारी बारी से सबका इंटरव्यू होने लगा। जब सूर्यांशी का नंबर आता है तो वो पेशेंस के साथ अंदर जाती है और बहुत अच्छे से इंटरव्यू देती है। सबको सूचित किया जाता है कि 1 घंटे के बाद रिजल्ट आ जाएगा और सबको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सभी लोग इंतज़ार करते हैं और सब में आपस में बात करते हैं किससे जॉब मिलेगी।
लेकिन सूर्यांशी चुपचाप बिना बोले सबकी बात सुनती है। तभी रिजल्ट बताया गया और उसमें ये अनाउंस किया गया कि इस पोस्ट के लिए सूर्यांशी साहिबा को अपॉइंट किया गया है। सूर्यांशी का नाम सुनकर कुछ लड़कियां चिढ़ जाती हैं और कहती हैं, इस गंवार को कैसे मिल गया? जरूर इसकी खूबसूरती को देखकर ये जॉब मिली है, गंवार कहीं की। ये सुनकर सूर्यांशी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो ये जॉब पाकर बहुत खुश होती है। 2 दिन के बाद सूर्यांशी उस जॉब को ज्वाइन करती है। वो अपने ज्वाइन की अनाउंसमेंट होने के बाद वो खुशी खुशी अपने गांव लौटती है और खुश हो खबरी अपने मम्मी पापा को सुनाती है। यह न्यूज़ सुनकर सूर्यांशी के माता पिता बहुत खुश होते हैं। सूर्यांशी उन्हें भी अपने साथ शहर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग शहर जाने से मना कर देते हैं। सूर्यांशी बहुत जिद करने के बाद वो लोग कहते हैं, तुम जाओ, हम लोगों को कुछ काम है, कुछ दिन में निपटा कर हम शहर आ जाएंगे। सूर्यांशी चली जाती है और अपना काम बहुत अच्छे से संभाल लेती है। कुछ लोग सूर्यांशी से जलन महसूस करते हैं और उसे नीचा दिखाने की तैयारी करते हैं। सूर्यांशी एक सीधी सादी और खूबसूरत लड़की थी, लेकिन कुछ उसे बहला फुसला कर कहते हैं, मैम आपको हाई हील्स पहनना चाहिए, तभी आपकी पर्सनालिटी में सूट करेगा। सूर्यांशी के लाख मना करने के बाद उसे ज़बरदस्ती हाई हील पहना दिया जाता है। अब सूर्यांशी के लिए एक नई चुनौती सामने आती है, क्योंकि उसने कभी हील्स में चला नहीं, तो उसे आता भी नहीं था। तभी अचानक ऑफिस में विनय की एंट्री होती है। सूर्यांशी हड़बड़ाहट में केबिन से बाहर निकलती है और लेकिन उसे हील्स में ना चल पाने के कारण वो डायरेक्ट विनय के बाहों में गिरती है। विनय सूर्यांशी को देखकर बहुत शौक होता, क्योंकि वो बिल्कुल चंद्रिका की तरह दिखती थी। वही आंखें, वही होठ, वही केस। कुछ पल के लिए विनय सूर्यांशी की आंखों में डूब जाता है। उसे लगता है कि चंद्रिका ही है। वो सूर्यांशी को बिना बोले वहां से निकल जाता है और उसे अपने कैबिन में आने के लिए कहता है। जिन लड़कियों का ये काम था वो बहुत खुश होती हैं। अब तो सूर्यांशी गई काम से। विनय के बुलाने में सूर्यांशी बहुत घबरा जाती है और सोचती है कि कहीं आज के इस एक्सीडेंट के कारण कहीं उसे जॉब से ना निकाल दिया जाए। वो बहुत घबराते हुए विनय के कैबिन में पहुंचती है। वो इतनी डरी हुई होती है कि अच्छी तरह से बोल नहीं पाती। विनय उसे चेयर पर बैठाता है और उसे पानी पीने के लिए देता है और पूछता है कि आप ठीक हैं? सूर्यांशी जल्दी जल्दी बोलती है, सर मेरी गलती नहीं थी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। विनय कहता है, आप शांत हो जाइए, और हंसने लगता है। सूर्यांशी डरते हुए पूछती है, सर आप हंस क्यों रहे हैं? विनय उससे प्यार से बात करता फिर उसे जाने को कहता है। सूर्यांशी बहुत खुशी के साथ कैबिन से बाहर निकलती है और सोचते हुए जाती है कि मैं बेकार में डर गई। सर तो कितने अच्छे हैं। कुछ लड़कियां सोचती हैं सूर्यांशी की तो बैंड बज गई होगी। तभी उसमें से एक रुक कर पूछती, क्या हुआ, सर ने डांटा? सूर्यांशी जोर से हंसने लगती है और कहती, नहीं, सर तो बहुत प्यार से बात की हैं और सर बहुत स्वीट है। इतना कहकर सूर्यांशी वहाँ से अपने कैबिन की तरफ चली जाती है। वो लड़कियाँ जन भूलकर अब और भी उससे नफरत करने लगती हैं। आखिर इसमें क्या है? इसकी गलतियों के लिए भी उसे कुछ नहीं बोला जाता है। विनय सूर्यांशी को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, आज मुझे समझ आ गया कि मैं क्यों ऐसा बन अपनी चंद्रिका से मिलने के लिए। फिर सोचता है, क्या वो सच में चंद्रिका ही है? क्या ये चंद्रिका का पुनर्जन्म है? मुझे इसकी बात का पता लगाना होगा। अगर वो चंद्रिका नहीं हुई तो मैं क्या करूँगा? नहीं, मेरा दिल कहता है वो चंद्रिका है, क्योंकि जब वो मेरे पास होती है तो मुझे बहुत कुछ फील होता है। मैं ये बात जानकर ही रहूँगा। विनय ये सब बातें अपने मन में सोच ही रहा था और पूरी रात बस सूर्यांशी के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। उधर सूर्यांशी भी बहुत खुश होती है, मेरे बॉस कितने अच्छे हैं, मेरे साथ में हैंडसम भी हैं, और सोचते सोचते वो भी सो जाती है। अगली सुबह विनय के दिल में सूर्यांशी के लिए एहसास जागने लगते हैं, लेकिन वो जब तक सच्चाई का पता न लगा ले वो अपने एहसास को दबा कर रखना चाहता है। विनय ऑफिस पहुंच जाता है और इसकी खोज में लग जाता है।
कि सूर्यांशी कौन है, कहाँ से आई है। वो जानने के लिए एक पार्टी रखता है, उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और कुछ लोगों को बुलाता है। तभी विनय सोचता है कि यहाँ पर इंसानों के लिए कितने खाने पीने की चीज़ है, लेकिन हम वैम्पायर के लिए कुछ भी नहीं। वो गॉड को धिक्कारते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों बनाया, ना पूरा इंसान ना पूरा शैतान। विनय की पूरी सच्चाई पता चल जाती है कि चंद्रिका का पुनर्जन्म ही सूर्यांशी है। ये सुनकर विनय बहुत खुश होता है कि मेरा प्यार अपना दास्तान पूरी करने के लिए लौट आया है। विनय अपने आप को कोसते हुए कहता, आखिर क्या फ़ायदा, मैं तो अब इंसान भी नहीं रहा। मैं एक खून का प्यासा दरिंदा हूँ। मेरी वजह सूर्यांशी की जान को खतरा हो सकता है। मुझे उससे दूर रहना चाहिए। धीरे धीरे कर सूर्यांशी के मन में भी एक एहसास जागता है लेकिन वो समझ नहीं पाती कि ये एहसास क्या है। विनय सूर्यांशी को चुप चुप कर देखता, लेकिन सामने आने पर उसके साथ ऐसा पेश आता मानो एक अजनबी है। सूर्यांशी अपने बॉस के इस बिहेवियर को देखकर बहुत परेशान हो जाती, लेकिन वो भी हार मानने वालों में से कहाँ थी। अब वो कहती है, मैं इस बिहेवियर के पीछे का कारण ज़रूर जानूंगी, क्योंकि सूर्यांशी को अपने लिए विनय की आंखों में प्यार दिखता है, लेकिन उसके लफ्ज़ कुछ और ही कहते हैं। एक दिन छुप छुप कर विनय के कैबिन में दाखिल होती है और सभी अलमारी और डोर में कुछ ढूंढने लगती है। सूर्यांशी को विनय के टेबल के डोर में एक ऐसी चीज़ मिलती है जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। अगले दिन विनय ऑफिस आता है और सूर्यांशी डायरेक्ट उसके कैबिन में घुसकर जाकर टेबल में बैठ जाती है। वो विनय से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? विनय पीछे की तरफ मुड़ कर कहता है, नहीं। सूर्यांशी कहती, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। विनय अपनी आंखों को चुराते हुए बोलता है, नहीं। तभी सूर्यांशी कहती, मुझे पता है तुम कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन मेरे पास बोलने की वजह भी है और प्रूफ भी। सूर्यांशी की इस बात को सुनकर विनय चौंक जाता है और पूछता है, क्या है तुम्हारे पास? सूर्यांशी अपने पॉकेट से एक पेंडेंट निकालती है जो उसे टेबल की डोर में मिला था और कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मेरी और अपनी फ़ोटो इस पेंडेंट में क्यों है? वो भी इसको इतना संभाल कर क्यों रखा है? विनय सूर्यांशी के हाथ से पेंडेंट देखते हुए गुस्से में आ जाता है और कहता, तुमने इसे क्यों छुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने दिमाग में एक बात बैठा लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही ये तुम्हारी तस्वीर है। तुम ही बताओ, तुम्हें लगता है ये तुम्हारी तस्वीर है? तुम्हें याद है तुमने तस्वीर कब ली है? सूर्यांशी कहती है, नहीं। तो ये तुम्हारी तस्वीर कैसी हुई? तभी विनय उसे बहुत कुछ सुनाता है। सूर्यांशी रोते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सोचकर उसकी रूह कांप जाती है। सूर्यांशी अजीब लोगों को देखती है जो बिल्कुल काले कपड़े में, उनके बड़े बड़े नाखून और बड़े बड़े तीर जो बाहर की तरफ निकले हुए थे। जब सूर्यांशी ये सब देखती है तो उसे अपने पापा की याद आ गई। उन्होंने कहा था कि ऐसे लोग को वैम्पायर कहते हैं। ये सब देखकर सूर्यांशी बहुत डर जाती। तभी उसकी नज़र कुछ दूर खड़े लोगों पर पड़ती है जो एक इंसान का खून पी रहे थे। ये सब देखकर सूर्यांशी के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। सूर्यांशी के सर से पसीने छूट रहे थे और पैर हाथ थरथर काँप रहे थे। सूर्यांशी उनकी नज़रों से ओझल होकर वहाँ से निकलती है। तभी उसके पैर में कुछ चुभ जाता है, जिस कारण उसके पैर से खून निकलने लगता है। वो भागने में असमर्थ हो जाती। तभी उसके खून की महक वैम्पायर को पता चल जाती है और उसके पीछे लग जाते हैं। विनय को कुछ अजीब सी घबराहट होती है। उसे ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन क्या उसे पता नहीं चल पाता। विनय अपने कैबिन से बाहर निकलता है तो कुछ स्टाफ को बात करते सुनता है कि सूर्यांशी आज बहुत रोते हुए जंगल की तरफ जा रही थी। तभी तुरंत विनय को सूर्यांशी की याद आती है और अपने बिहेवियर को याद करता है और विनय ने कहा, ओह नो, मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह सूर्यांशी की जान आज खतरे में है। विनय दौड़ते हुए जंगल की तरफ आता और सूर्यांशी को ढूंढने लगता है। सूर्यांशी इतनी घायल हो चुकी थी कि वो न भाग पा रही थी
वो वैम्पायर के दबोचे में आ जाती है। वैम्पायर झुंड की स्माइल बढ़ जाती है और वो कहते हैं कि आज तो मज़ा ही जाएगा। इतना ताज़ा खून, वो भी एक यंग लड़की का। उसकी ये बात सुनकर सूर्यांशी बिल्कुल डर जाती है और वो बेहोश होने लगती है। तभी एक वैम्पायर उस पर हमला करता है। वैसे ही वहाँ विनय पहुँच जाता है और कहते हैं ना, प्यार की एक खास बात होती है, तुम जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। आखिरकार विनय का प्यार उसे सूर्यांशी के पास खींच ही लाया। वो वैम्पायर की खूब धुनाई करता है और सूर्यांशी को बचा लेता है, लेकिन सूर्यांशी बेहोशी की हालत में उसके बाहों में थी। विनय उसके खूबसूरत चेहरे को निहारने लगता है। अचानक हवा तेज चलने लगती है। सूर्यांशी के चेहरे पर उसकी जुल्फें आती हैं। विनय अपने हाथों से हटाकर उसका चेहरा देखता है और विनय रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना सूर्यांशी, मैं गलत नहीं हूँ। मैं तो इतना बदनसीब हूँ कि प्यार करते हुए भी मैं तुम्हें बता नहीं सकता। दर्द भरे टूटे हुए विनय की चीखें जोर से निकलती हैं। मुझे क्यों बनाया ऐसा, मेरी क्या गलती थी? मुझे ऐसा बना दिया कि मैं ना इंसान हूँ ना शैतान। और विनय सूर्यांशी को देख इतना रोता है और कहता, तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं एक बार तुम्हें खो चुका हूँ, अब की बार नहीं। वहीं सूर्यांशी को गोद में उठाकर अपने घर ले जाता है और बहुत कोशिशों के बाद सूर्यांशी होश में नहीं आती। विनय कहता है कि मैं तुम्हें होश में आना ही होगा, तुम मेरे जीने की वजह हो। तुम्हारे आने से पहले मैं एक खून का प्यासा दरिंदा था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। भले ही मैं एक वैम्पायर हूँ। वो अपनी शक्तियों के द्वारा सूर्यांशी को ठीक कर देता है, लेकिन वो ऐसे हालत में नहीं थी कि कुछ देख और सुन सके। सूर्यांशी की मेमोरी में जंगल से घटी घटनाओं को मिटा देता है। विनय कहता है, मैं उन वैम्पायर को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी सूर्यांशी की हालत की। बस अब उसे इस बात का इंतज़ार रहता कि सूर्यांशी कब होश में आएगी। क्या ये दोबारा मिल पाएंगे? इनके प्यार की दास्तां पूरी होगी। सूर्यांशी होश में आते ही पूछती, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ कैसे पहुँची? जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है तो उसकी नज़र विनय पर पड़ती है। सूर्यांशी दौड़ते हुए विनय की तरफ भागती है और पहुंचकर बोलती, सर आप यहाँ? विनय ने कहा, ये मेरा घर है। तभी सूर्यांशी ने कहा, मतलब आप मुझे यहाँ लेकर आए? विनय ने बोला, हाँ। सूर्यांशी ने पूछा, पर क्यों? विनय कहता, जब मैंने तुम्हारे साथ बुरा बिहेवियर किया तो तुम रोते रोते सड़क की तरफ भागी, तो एक गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और मैं तुम्हें यहाँ ले आया। सूर्यांशी ने कहा, सर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? विनय ने कहा, तुम शांत रहो, थोड़ा चोट लगी है, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। सूर्यांशी कहती है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। विनय कहता, आज यहीं रुको, बहुत रात हो चुकी है, इस टाइम घर जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तब भी सूर्यांशी विनय की बातों को मान जाती है और उसके घर ही रुक जाती है। तभी दोनों के मुंह से एक साथ एक बात निकलती है, बहुत भूख लगा है। इसके बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आती है। दोनों की नज़र एक दूसरे से हटती है। दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। सूर्यांशी कहती है, आज मैं क्या बनाऊं? विनय ने हंसते हुए कहा, तुम बनाओगी खाना, तुम्हें बनाना आता है? अक्सर तो मैं बनाकर खिलाता था तुम्हें। सूर्यांशी ने कहा, क्या? विनय ने कहा, कुछ नहीं। भरी हुई आंखों के साथ बोलता है। सूर्यांशी ने कहा, क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं? विनय ने कहा, हाँ, तुम्हें जो बनाना है बनाओ, मैं बाहर जाता हूँ। सूर्यांशी ने कहा, ठीक है। विनय किचन से बाहर जाता है और बहुत उदास हो जाता है और बोलता है, क्यों गॉड, मुझे बार बार चंद्रिका का एहसास क्यों करवाते हो? क्यों, जबकि मैं जानता हूँ कि ये पॉसिबल भी नहीं। चंद्रिका का पुनर्जन्म सूर्यांशी है। अब हम कभी चाह कर भी नहीं मिल सकते। सूर्यांशी एक मासूम और खूबसूरत लड़की है और मैं एक खून का प्यासा दरिंदा। मुझे तो भूख भी नहीं लगती। मुझे सूर्यांशी के भूख का एहसास हुआ तो मैंने बोला कि मुझे भूख लगी है। मुझे तो केवल खून की लगती है। तभी सूर्यांशी आवाज़ लगाती, सर खाना रेडी है, आइए। विनय कहता, ठीक है, आता हूँ।
सूर्यांशी खाना निकाल कर जैसे ही पानी लेने जाती है तो उसका पैर फिसलता है और तभी वो वहाँ विनय पहुँच जाता है और सूर्यांशी उसके बाहों में गिरती है। दोनों लुढ़कते हुए जाते हैं और दरवाजे से टकरा जाते हैं। फिर सूर्यांशी को थोड़ा चोट लगती है जिसके कारण उसके सर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। विनय की नज़र सूर्यांशी के ब्लीडिंग की जगह पर पड़ती है। उसका असली रूप बाहर आने लगता है। वो अपने आप को कंट्रोल करता है। सूर्यांशी से बोलता है, तुम रूम में जाओ, वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है, अपना बैंडेज कर लेना और खाना खा लेना। गुस्से से बोलता है, जाओ। सूर्यांशी एकदम डर जाती है और जल्दी से रूम में चली जाती है। सूर्यांशी सोचती है कि एक छोटी सी चोट के लिए इतना गुस्सा, इससे पहले उन्हें कभी गुस्से में नहीं देखा। सूर्यांशी सोचती है, हो सकता है कहीं सर मुझे इतनी तकलीफ में नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला होगा। हाँ, ऐसा ही हो सकता है। सर कितने अच्छे और स्वीट हैं। विनय कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहता, परंतु क्या करूं? खून देखकर मैं अपने आप को नहीं रोक पाता, मैं अपने आपे में नहीं रहता। अगली सुबह आयशा, जो विनय के ऑफिस में मैनेजर थी, वो किसी काम से विनय के घर पहुंचती है। जिस रूम में सूर्यांशी रुकी हुई थी उसमें का बाथरूम खराब होने की वजह से वो विनय के रूम में चली जाती है। सूर्यांशी जब स्नान करके उसके रूम से निकलती है तो उसके तुरंत पीछे ही अपने शर्ट के बटन बंद करते हुए विनय निकलता है। उसी टाइम विनय की मैनेजर वहां पहुंचती है और ये नज़ारा देख अपने आंखों से शक करने लगती हैं। उसने कहा, ओ कुछ तो है, लेकिन ये उनका केवल शक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोनों के बीच में। ऐसा विनय से इम्पोर्टेंट काम डिस्कस कर ऑफिस चली जाती है और वहाँ का नज़ारा देखकर सबको बताती है। ये सब सुनकर ऑफिस वाले सूर्यांशी को बहुत भद्दा टॉन्ट कर देते हैं। सूर्यांशी इन सब टॉन्ट को सुनती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी एक फ्रेंड आती है जो ऑफिस में ही काम करती है। सब तेरे को ही बोल रहे हैं, तुझे समझ नहीं आ रहा? सूर्यांशी हंसते हुए कहती है, मुझे क्यों बोलेंगे, मैंने क्या किया है? तभी उसकी फ्रेंड कहती है, ध्रुविका, अरे यार तू कितनी भोली है, चल बता कल रात कहाँ थी तू? मैंने तेरा फ़ोन बहुत ट्राई किया लेकिन तूने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ध्रुविका ने कहा, ऐसा भी क्या हुआ था कल रात, मुझे बताएगी नहीं? सूर्यांशी ने कहा, कल रात मैं विनय सर के घर में थी। ध्रुविका ने कहा, क्यों? तभी सूर्यांशी बताती है कि मैं रोते रोते जा रही थी, तभी मेरा गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। सर मुझे अपने घर ले गए, ऐसा मुझे सर ने कहा। जब नींद खुली तो जब मेरी नींद मैं होश में आई तो अंधेरा हो गया था, तो सर ने बोला, आज तुम यहीं रुक जाओ। मैं वहीं रुक गई। तभी ध्रुविका ने कहा, अच्छा तो ये माजरा है, तभी तो कहूँ बातें ऐसी ही नहीं होती हैं। कुछ हुआ है था तेरे और सर के बीच? सूर्यांशी ने कहा, पागल है क्या, तूने ऐसा सोचा भी कैसे? ध्रुविका ने कहा, सॉरी यार, ये ऐसा तो सारे ऑफिस वाले बोल रहे हैं। सूर्यांशी ने कहा, पर ऑफिस वाले को कैसे पता चला? ध्रुविका ने कहा, अरे आज सुबह आयशा गई थी सर के घर तो उसने तुम दोनों को साथ देखा होगा, तभी बोल रही है। ध्रुविका ने कहा, तुम तो आयशा को जानती हो, हमेशा तुझे नीचे दिखाने में लगी पड़ी रहती है। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो सर को लाइक करती है, इसी में जल भून गई होगी तुम्हें सर के साथ देखकर। तब उसकी फ्रेंड कहती है, अच्छा मैं जाती हूँ, मुझे सर को आज एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। सूर्यांशी अपने फ्रेंड ध्रुविका के सामने तो हंस रही थी लेकिन एक्चुअल में ये बात सुनकर वो उसे बहुत बुरा लगता है। सूर्यांशी अपने कैबिन से बाहर आती है और कहती है, आप लोग यहाँ काम करने आते या गप्पे मारने, चुपचाप आप लोग अपना काम कीजिए। तभी आयशा खड़ी होती है और बोलती है, तुमने तो अपना ज़रूरी काम सर के घर रात में बिता कर पूरा कर लिया होगा और हम लोग बात भी ना करें, क्यों? आयशा की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। ये बात सुनकर सूर्यांशु को बहुत बुरा लगा। वो रोते हुए अपने कैबिन में चली जाती है। जब ये बातें हो रही थी तभी वहाँ विनय पहुँच जाता है और सारी बातें सुन और देख लेता है, लेकिन किसी की नज़र विनय पर नहीं पड़ती।
विनय चिल्लाकर कहता, साइलेंस। विनय को देखकर सब चुप हो जाते हैं, मानो जैसे सांप सूंघ गया हो। विनय पूछता है, क्या हुआ यहाँ, बताओ। तभी कोई कहता है, कुछ नहीं बोलता और सब चुप रहते हैं। विनय कहता, आप लोग बताइएगा या मैं बताऊं। तभी उनमें से एक खड़ा होता और कहता, आयशा ने बोला है। तभी विनय कहता, ओह। विनय ने कहा, ऐसा खड़ी हो, आप बताएंगी या मैं अपनी जबान ही सुना दूं। आपकी करतूतें शहर में कितनी मशहूर हैं। आयशा सारी ने कहा, सारी बात सर को बता देती है। और विनय कहता, तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में ऐसा सोचना। आयशा ने सॉरी बोला। विनय ने कहा, मैं तुम्हें आज से ही इस जॉब से फाइट करता हूँ। आयशा सॉरी सर कहती ही रही, पर अब उसने कहा, अब से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे इस जॉब की ज़रूरत है, प्लीज़ सर मुझे मत निकालिए। आयशा के बहुत बोलने पर भी विनय उसे जॉब से नहीं निकालता, लेकिन और कहता है, आज के बाद कोई हरकत की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझी तुम। इतना कहते हुए वो सूर्यवंशी के कैबिन की तरफ चला जाता है और आयशा कहती, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी सूर्यवंशी, इस बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूँगी तुझसे। आयशा अंदर ही अंदर जल भूल जाती है। विनय सूर्यवंशी के कैबिन में पहुंचता है, उसे रोता हुआ देखकर उसका दिल जख्मी हो जाता है। आखिर तो वो इश्क भी करता है, लेकिन जता नहीं पाता। विनय सूर्यवंशी को चुप कराता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। सूर्यवंशी को हंसाने के लिए वो एक शेर सुनाता है, लड़कियों का रोना भी एक कला है, रोकर भी नहीं रो रहे हैं, ये कहना उनकी अजब ही अदा है, और जो इसे ना समझे वो सरफिरा गधा है। ये सुनकर सूर्यवंशी उसकी तरफ देखती है और जोरों से हंसने लगती है। उसे देख विनय भी हंसने लगता है। विनय मन ही मन सोचता है, चलो मैं किसी की हंसी की वजह तो बना। विनय कहता है, ठीक है तुम अपना काम करो, मैं अपने कैबिन में चलता हूँ। इतना कहकर वो अपने कैबिन में चला जाता है। उसने अपना कैबिन ऐसी जगह बनाया था जहाँ सूर्यवंशी का कैबिन पूरी तरह से दिख रहा था। वो उस कैबिन में बैठकर सूर्यवंशी को निहारता रहता, उसकी हर एक्टिविटी को नोट करता। तभी अचानक विनय को संदेश मिलता है कि वो अपने लोगों के बीच आए। ये सुन विनय चिंतित हो जाता है, आखिर उसे क्यों बुला रहे हैं। अपनी शक्तियों का उपयोग कर वो अपने लोगों तक पहुंच जाता है। मायावी जो उसके कुल के सरदार थी, उसने विनय से कहा, तुम्हारे खिलाफ हमें शिकायत मिली है। विनय ने कहा, कैसी शिकायत। मायावनी ने कहा, कल हमारे लोग उसकी लड़की को मार रहे थे, तो तुमने कैसे हमारे लोगों से लड़ा और उस लड़की को बचाया। हमने तो ये भी सुना है कि तुम उस लड़की से इश्क है। विनय अपने दर्द को छिपाते हुए कहता, नहीं ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उस लड़की को केवल इसलिए बचाया था क्योंकि उसने मुझे एक दिन बचाया था। मायावनी गुस्से में बोलती है, तुम्हारा काम नहीं है बचाना, तुम्हारा काम है लोगों को मौत के घाट उतारना, समझे। ये मत भूलो कि तुम एक खून पीने वाले दरिंदे हो। तुम इंसान बनने और उनके दर्द को महसूस करने की कोशिश मत करो। विनय कहता, ठीक है। और विनय मन ही मन सोचता है कि मायावनी ने तो ठीक ही कहा, मैं तो एक खूनी डेविल हूँ। मेरा सूर्यवंशी के आसपास रहना सूर्यवंशी के लिए खतरा साबित हो सकता है। विनय ने कहा, लेकिन मैं क्या उसके सामने जाते ही मैं नहीं रहता, कहीं खो सा जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सूर्यवंशी को बचाने के लिए उससे दूर ही रहना होगा। मुझे अपने दिल को समझाना ही होगा। वैम्पायर कुल मायावनी से कहता है, आप भी जानती हैं सरदारनी, उस लड़की के सामने जाते ही इसकी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। आपको मनाना ही होगा। वो उस लड़की से इश्क करता है और उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। एक दिन इस विनय की वजह से हमारा अस्तित्व दुनिया के सामने आ जाएगा और हमारा सब कुल बर्बाद हो जाएगा। विनय सोचता है और तुरंत मायावनी के पास पहुंचता है और कहता है,
आप और आपके लोग वादा करें कि आप सूर्यांशी को कभी कुछ नहीं करेंगे। मायावनी ने कहा, वादा है। तुम लोग सही बोल रहे थे, कुछ तो ज़रूर है उस लड़की से। इसका अब तो हमें पता ही निकालना होगा और उससे मिलना भी होगा। सूर्यांशी इधर सोचती है, क्या जो मेरे साथ घटना घटी, जो सर बता रहे हैं वही कुछ सही है क्या और क्या गलत है, मुझे कुछ पता ही लगाना होगा। सूर्यांशी कहती है, पता नहीं क्यों मेरा दिल मानने को तैयार नहीं कि जैसा सर ने बताया वैसा कुछ हुआ। कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रही हूँ, आखिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। सूर्यांशी ऑफिस ओवर होने के बाद अपने घर चली जाती है। उसका स्कार्फ उड़कर जंगल में चला जाता है जहाँ उस पर हमला हुआ था। वो अपना स्कार्फ लेने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। तभी सूर्यांशी की नज़र अपने हाथ पैर पर पड़ती है। उसके हाथ में उसका ब्रेसलेट नहीं रहता। जैसे ही वो अपना स्कार्फ उठाती है, बगल में उसका ब्रेसलेट गिरा होता है। वो उस ब्रेसलेट को उठाती और कहती, ये तो मेरा है, लेकिन यहाँ कैसे आ गया। तभी उसे वहाँ विनय का वॉलेट में गिरी उसकी फ़ोटो मिलती है। वो समझ जाती है कुछ तो है जो उसे पता नहीं है, लेकिन वो कहती, मैं पता करके ही रहूँगी। अगले दिन ऑफिस में जब सूर्यांशी ऑफिस पहुँचती है तो विनय को ढूंढती है। विनय ऑफिस में ही अपने कैबिन में होता है। वो विनय के कैबिन में बिना नॉक किए तुरंत घुस जाती है और पूछती, सर उस दिन क्या हुआ था, मुझे सब कुछ जानना है, साफ साफ समझाइए। विनय अपने आंखों को चुराते हुए कहता, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले गया था। यही सच है, सूर्यांशी चिल्लाते हुए बोलती, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। विनय कहता, अच्छा तुम ही बताओ क्या सच है। तभी सूर्यांशी कहती, ठीक है, अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो मेरा ब्रेसलेट उस जंगल में क्या कर रहा था। तभी विनय कहता है, किसी के पैर से लगकर चला गया होगा। सूर्यांशी ने कहा, अच्छा तो आपके वॉलेट भी उड़कर चला गया होगा। सूर्यांशी की ये बात सुनकर विनय बहुत हैरान हो जाता है और अपने पीछे वॉलेट को ढूंढने लगता है। तभी सूर्यांशी कहती है, ये रहा आपका वॉलेट, ये भी मुझे वहीं पर मिला जहाँ मेरा ब्रेसलेट पड़ा हुआ था। और पूछती, सर बताइए अब क्या कहेंगे, आपकी अभी भी मैं झूठ बोल रही हूँ, कोई जवाब है आपके पास। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि मेरा ब्रेसलेट और आपका वॉलेट एक ही जगह, वो भी जंगल में नहीं हो सकता। विनय के चारों तरफ एकदम चुप्पी छा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे। उसके पास सूर्यांशी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो बोलता है, तुमने कुछ इमेजिन कर लिया होगा, हवा के कारण उड़कर चला गया होगा, मुझे थोड़ी ना पता है कैसे गया, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। इतना बोलते ही वो चला जाता है। सूर्यांशी कहती है, मुझे पता है सर आप कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूँगी। आपकी आंख में पढ़ सकती हूँ सर, आपके साथ रहकर इतना तो समझ गई हूँ। ऐसे सूर्यांशी मन में ही बोलती है। फिर सूर्यांशी अपने कैबिन में चली जाती है और सोचती है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं उस दिन के बारे में। सूर्यांशी अपने दिमाग पर बहुत प्रेशर डालती है, परंतु उसे कुछ याद नहीं आता। इस बात से वो बहुत परेशान हो जाती है। ऑफिस ख़त्म होने के बाद वो अपने घर चली जाती है और इसके बारे में बहुत सोचती है। सोचने के बाद उसे कुछ कुछ बातें याद आती हैं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसे जो याद आ रहा था वो कहीं कहीं से टूटी हुई थी। वो इस बात से बहुत परेशान हो जाती है। अंत में वो परेशान होकर सो जाती है। वही सब सोचते सोचते सोते समय उसे कुछ सपने आते हैं, लेकिन वो भी टूटे फूटे होते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या है। लेकिन जब वो शांत जगह बैठती है तो उसके मन में एक सुझाव आता है कि क्यों ना जो उसे बात याद आई है और जो उसने सपने में देखा है उसे रिलेट करके देखा जाए, क्योंकि दोनों ही अधूरे हैं। शायद उसे रिलेट कर उसमें कुछ अर्थ निकल आए। और उसे ये सुझाव बिल्कुल सही लगा। उसने कहा, हाँ बिल्कुल यही करना है। सूर्यांशी उन बातों को एक दूसरे से रिलेट करती है तो उसे ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी बातें समझ आती हैं। उसे समझ आता है कि मुझ पर हमला हुआ था, लेकिन किसने किया था समझ नहीं आ रहा था।
जंगल वैम्पायर ये सब क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सूर्यांशी की बहुत कोशिश करने के बाद उसे समझ में आता है कि मैं जंगल में वैम्पायर जैसे कुछ लोगों को देखा था। सूर्यांशी तो पहले डर जाती, लेकिन वो बोलती कि मैं इसकी जड़ तक पहुँच कर रहूँगी। वैम्पायर होते भी हैं या नहीं, कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मुझे पता लगाना होगा। मैं इसके बारे में रिसर्च करूँगी। पहले सूर्यांशी हंसती और कहती है, वाह क्या दिमाग पाया तूने सूर्यांशी, पूरे सपने को रिलेट कर लिया। अब तो मैं इससे जान कर ही रहूँगी कि क्या है इसके पीछे, कहीं सर कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं। हो सकता है सर के लाइफ से रिलेटेड हो। एक बात तो है, सर ने कभी अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताया नहीं। इनकी फैमिली में कोई है भी या नहीं। सूर्यांशी अपने गांव अपने पापा के पास कॉल करती है और उन पूछती है, पापा क्या सच में वैम्पायर होते हैं? उसके पापा ने कहा, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? उसके पिताजी ने बात टालते हुए कहा, अच्छा बातों तुम्हारा कैसे चल रहा है? सूर्यांशी ने कहा, अच्छा पापा चल रहा है। आप लोग जल्दी यहाँ आ जाओ ना, मेरा भी मन नहीं लगता, आप दोनों की बहुत याद आती है। तभी उसके पिता ने कहा, हमें भी, परंतु क्या करें, कुछ काम है इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। सूर्यांशी कहती, ठीक है पापा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, अब रखती हूँ। तब उसके पिता ने कहा, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। विनय जब सूर्यांशी के कैबिन में जाता है तो सूर्यांशी वहाँ नहीं रहती। वो कुछ स्टाफ से पूछता है तो उन्हें भी नहीं पता होता। विनय कहता है, पता नहीं अब ये लड़की क्या करने वाली है। विनय सोचता है, अच्छा होता अगर सूर्यांशी आ जाती। और कहता, कितनी बदनसीबी है मेरे प्यार, सामने होते हुए भी मैं उससे कुछ नहीं कह सकता। इतना सोचते हुए जैसे वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, तभी सूर्यांशी बाहर से दरवाज़ा खोलती है तो अचानक ही वो विनय के बाहों में गिर जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। विनय कहता है, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, बिल्कुल झील जैसी, मन करता है इसमें डूब जाऊं। सूर्यांशी हल्के से खांसती है तो दोनों हट जाते हैं। विनय वहाँ शर्माते हुए चला जाता है और सूर्यांशी विनय के बाद अपने आप को आईना में निहारने लगती है। सूर्यांशी अपनी आँखों को आईने में बार बार देखती है, देखूं तो मैं भी क्या सच में डूबने लायक है? सर ने तो ऐसे ही बोला था। मुस्कुराते हुए बोलती है। तभी उसके कैबिन में कोई प्रवेश करता है। जब वो मुड़ कर देखती है तो एक औरत खड़ी होती है, बहुत ही सुंदर, इतनी कि कोई मदहोश हो जाए। लेकिन वो औरत और कोई नहीं बल्कि मायावनी थी। मायावनी उसे देखते ही चौंक जाती है और मन ही मन बोलती है कि ये तो बिल्कुल चंद्रिका जैसी है। मुझे कुछ महसूस हो रहा है, कहीं ये लड़की हमारे लिए खतरा तो न बन जाए। सूर्यांशी उस औरत के पास आती और कहती, आप कौन है? इससे पहले आपको देखा नहीं। मायावनी ने कहा, अब क्या उतार दें? उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी सूर्यांशी बोलती, कहीं आप विनय सर की माँ तो नहीं है? मायावनी झूठी मुस्कान के साथ, हाँ मैं विनय की माँ हूँ। लेकिन तुमने कैसे पहचाना बेटा? मैं तो तुमसे या तुम मुझसे कभी मिली ही नहीं। सूर्यांशी ने कहा, आपकी सुंदरता देखकर मुझे लगा और सर भी इतने सुंदर हैं इसलिए मैंने पहचान लिया। मायावनी कहती है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी सूर्यांशी कहती है, मुझे भी मैम आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मायावनी ने कहा, कोई भी काम हो तो मुझे बोलना, तुम्हारी भी तो माँ जैसी हूँ मैं। सूर्यांशी ने कहा, बिल्कुल जैसी, लेकिन कैसे? मायावनी ने कहा, हाँ ये लो मेरा मोबाइल नंबर, तुम्हें जब चाहे कॉल कर सकती हो। इतना कहकर मायावनी वहाँ से चली जाती है। सूर्यांशी कहती, कितनी अच्छी है विनय सर की माँ। आज मैं सोच ही रही थी कि सर के घर वालों के बारे में, तो आपने मुझे मिलवा भी दिया। उसने कहा, थैंक गॉड, मज़ा आ गया। वो तुरंत विनय के कैबिन में जाती है। विनय उसकी तरफ देखता है और मन मन सोचता है, सूर्यांशी हंसते हुए कितनी अच्छी लगती है। विनय कहता, आज बहुत खुश लग रही है तुम, कोई खास बात है क्या?
तभी सूर्यांशी ने जवाब दिया, हाँ क्यों, मैं खुश नहीं रह सकती क्या? विनय ने कहा, मेरा मतलब ये नहीं था। ठीक है, उसने कहा, सर मैंने बस ऐसे ही बोला था। खुशी की तो बात है, पूछिए ना। तभी विनय ने कहा, अरे मैं तो जानना चाहता हूँ कि तुम बताओ ना क्यों खुश हो। सूर्यांशी कहती, बिल्कुल सीरियस होकर बोलती, मुझे सच्चाई का पता चल गया है। विनय ने कहा, क्या? यह सुनकर वो बिल्कुल स्ट्रेस हो जाता है। आखिर सूर्यांशी को क्या और कैसे पता चला? मैं तो उस वक्त की घटना में तो उसकी मेमोरी से मिटा दिया था। उसके सर पे पसीना आ जाता और वो बोलता, इतनी बड़ी बात पता चली, ये डरने के बजाय तुम खुश हो रही हो पागल? क्या? ये लड़की ऐसे बोलते हुए पानी पीने लगता है। सूर्यांशी कहती, विनय को देखकर चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है, ऐसा भी क्या मैंने कह दिया जो सर इसने स्ट्रेस हो रहे हैं। ये इनके खुशी होने का तरीका है क्या? पता नहीं, पर जो भी है बड़ा भयावह है। सूर्यांशी बोलती, अरे सर इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? आज मैं आपकी मम्मी से मिली और वो मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा। विनय ने कहा, क्या मेरी मम्मी से मिली? तुम चौंकते हुए कहता तो सूर्यांशी कहती, हाँ। विनय ने कहा, सच में तुम मेरी मम्मी से मिली हो? सूर्यांशी ने कहा, हाँ सर। इतना चौंक क्यों रहे हैं? लगता है आपको आपकी मम्मी के बारे में कुछ पता ही नहीं, पहली बार सुन रहे हो जैसा। विनय ने, हाँ मिली होंगी मम्मी से, लेकिन मैं इसलिए चौंका कि मम्मी यहाँ नहीं है, वो मुंबई में थी और कब यहाँ आई मुझे पता भी नहीं चला। यहाँ तक वो केवल तुमसे मिल कर चली गई, बिना मुझसे मिले। झूठी मुस्कान के साथ बोलता है। सूर्यांशी उसे फाइल देती है और अपने कैबिन में चली जाती है। कैबिन में जाकर सोचती कि सर का दिमाग फिर गया है, क्या कुछ अजीब ही बिहेव कर रहे हैं। लग रहा था मम्मी का नाम नहीं बल्कि किसी भूत का नाम सुन लिया। सूर्यांशी बोलती, अरे यार, भूत से याद आया कि मुझे वैम्पायर के बारे में पता लगाना है। वो होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, वो होते भी हैं या नहीं, मैंने उस दिन जो देखा था वो सच भी था या नहीं। सूर्यांशी नेट पर वैम्पायर के बारे में सर्च करने लगती है और वो लाइब्रेरी में जाकर पता करने का सोचती है। उधर विनय गिलास का पानी पीते जा रहा है। यार ये लड़की पागल है क्या? मुझे तो पहले शक था, अब यकीन हो गया कि सच में इसका दिमाग फिर गया है। अब मेरी माँ कौन पैदा हो गए, पता लगाना होगा, कहीं ये सच तो नहीं, मुझे जानना होगा। वो कौन थी जो मेरी माँ बनकर सूर्यांशी के सामने आई? विनय ये सब मन ही मन सोच ही जा रहा था और उसे कुछ निष्कर्ष भी नहीं